हेलो। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके देन क्लास को हम स्टार्ट करते गुड हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम क्लास स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके, आप सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके यस सर। ओके। हम लोग स्टडी कर रहे थे CAR 66। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। हम जिस टॉपिक पे हैं वो 66A14। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस वाले टॉपिक पे हैं। ओके, कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ AME लाइसेंस। आपकी AME लाइसेंस का सर या वो जो था एक्सटेंशन वाला था सर, लाइसेंस वाला। आपका एक्सटेंशन फाइनल हो गया था, ये जो था जो कि हमने पहले सर पढ़ा चुका है। उसमें ये पूछना है सर, या वो जो एक्सटेंशन वाला था उसमें मैंने कि एक्सटेंड करते थे हम लोग, क्या वो पिछला जैसे बी से हम सी में जा रहे हैं तो बी वाला मेरा परमानेंटली वो खत्म हो गया। हाँ, वो क्योंकि आप उस वो और जो आपका वो जो इंडोर्समेंट है ना, या फिर वो एक तरह से आपका पावर है ना, वो डीम्ड हो जाता है, मतलब कि वो ले लिया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है ना AME में कि आप जिस जो भी आपको ऑथराइजेशन या फिर लाइसेंसिंग दी गई है, ओके, उस पे आपको करंटली वर्किंग होना चाहिए। तो वो जो सर बी वाला मेरे पास डीम्ड हो गया तो फिर मेरे पास नहीं आ सकता है, फिर रिज्यूम नहीं हो सकता है वो। नहीं, रिज्यूम करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको फिर वही प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। सर या लेकिन देखे तो सर एक्सपीरियंस तो टीचर से या एक्सपीरियंस तो 2 साल में 6 महीना दिखाना होता है ना सर? नहीं, वो कंटिन्यूड आपका एक ट्रेनिंग होती है, वो कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग होती है आपकी, वो एक अलग चीज़ है। नहीं सर, जैसे मेरे टीचर के पास कुछ लाइसेंस है ना, हाँ। तो हम वो देखे थे उनके पास वो लाइसेंस एक्सटेंड किए हुए हैं। तो हम्म। फिर भी उनके लाइसेंस पे वो पुराना लाइसेंस का एक नंबर चढ़ा हुआ है कि हाँ इस बंदे के पास ये लाइसेंस मिला हुआ है, इस हाँ, तो कैंडिडेट को लाइसेंस मिला वो हुआ है। हो सकता है उनके लाइसेंस पे लिखा हो, बट आप उनसे तो उनसे पूछिएगा कि सर हाँ क्या उनसे आपके सर बात किया ना सर, हाँ, तो उनसे बात की जैसे मेरा पिछला लाइसेंस है मेरे पास सी का, परमानेंटली हम बी से सी में गए हुए हैं, तो हमको बी वाले पे फिर से काम करना है। तो 2 साल में हमको 6 मंथ का उनके पास दिखाना होता है डीसी के हाँ पास कि हाँ हाँ, 2 साल में 6 मंथ का बंदा कंटिन्यूटी है। तो तो वही फिर से वो वही बी वाले को प्रिविलेज मिल जाता है तो उसके पास। वही मैं कह रहा हूँ, वो आपकी प्रिविलेज नहीं रहती है। जब आप चेंज करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो आपकी प्रिविलेज नहीं रहती है, वो आपको ट्रेनिंग दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम इस पर करेंटली वर्किंग है। ओके, सो वही आपका यस सर। कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग है, जो आपका CAR 145 में आपको हम बताएंगे, वो जो विद इन 2 ईयर्स में आपको करनी होती है 6 मंथ की, इसे हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग कहते हैं। ओके हाँ जी सर। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं 66.A.45 कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ AME लाइसेंस। जो कि आपका AME लाइसेंस है वो कब तक वैलिड रहेगा और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है DGCA के, उसको स्टडी करते हैं। जो आपका A पॉइंट है वो ये कह रहा है, द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस बिकम इनवैलिड आफ्टर 5 years ऑफ लास्ट इशू और रेन्यूअल। कह रहा है कि आपका जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस है वो 5 years तक वैलिड होता है जब वो फर्स्ट इशू हो, या फिर वो जो लास्ट वो, या फिर उसका जो रेन्यूअल होता है, जैसे कि आज रेन्यूअल हुआ तो आज से 5 year बाद वो फिर से वो इनवैलिड हो जाता है। एंड या फिर इशू हुआ हो तो इशू डेट से वो 5 years आफ्टर वो इनवैलिड हो जाता है। Unless the holder submit his her aircraft maintenance engine license to DGCA in order to verify the information contained in license is same as the contained in DGCA records pursuant to 66B.120। कह रहा है कि फिर जैसे ही आपका लाइसेंस इनवैलिड हो जाता है तो वो आपको
फिर से क्या होता है कि इशू अगर कराना है या फिर उसको रेन्यूअल कराना है तो तब तक रेन्यूअल नहीं होगा। जो पॉइंट बी में लिखा है वो कह रहा है कि रेन्यूअल फिर आपको तभी होगा जब आप लाइसेंस को क्या करते हो, डीसीओ को फिर से सबमिट करते हो। जो भी होल्डर है, लाइसेंस होल्डर, वो क्या करता है, अपने लाइसेंस को सबमिट करता है। ओके, सो फिर अपना जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशंस है वो उसे अप्रूव कराता है कि हाँ मेरा ही लाइसेंस है और ये कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है वो उसी का है जिसका लाइसेंस है। मतलब कि ये उसे वेरीफाइड कराना होता है डीसीए से। तो सम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डीसीए को सबमिट करने होते हैं, जो इसके रिक्वायरमेंट पे हैं। देन क्या करता है डीसीए, फिर आपके लाइसेंस को रिन्यू करता है। ओके, सो देख लीजिए कि कौन सी फॉर्म फिल करनी होती है। इसमें लिखा है पॉइंट बी में, द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस शैल कंप्लीट द सीए फॉर्म 1903 रेफर अपेंडिक्स 5 में जो भी दिया गया है एंड सबमिट इज विथ होल्डर कॉपी ऑफ लाइसेंस टू डीसीए। कह रहा है कि जो कि भी आपके रिन्यूएबिलिटी करानी है वो रिन्यूअल कैसे होगा, आप 1903 को भरेंगे सीए फॉर्म एंड क्या करेंगे, आप लाइसेंस की जो कॉपी है वो इससे मतलब अटैच करेंगे, फिर डीसीए को सबमिट करेंगे। एंड नेक्स्ट में क्या लिखा है, अनलेस द होल्डर वर्क इन मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद सीआर 145 हैज़ अ प्रोसीजर इन इट्स एक्सपोजिशन वेयर बाई सच ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ एएमई लाइसेंस होल्डर। कह रहा है कि या फिर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो CR 145 से कनेक्ट है, वही आपका क्या कर लेता है, आपका लाइसेंस को अपने एमओई में अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है उसके एक्सपोजिशन में, तो वो खुद आपके लाइसेंस को क्या कर लेता है, सबमिट कर लेता है एंड वो खुद रिन्यूअल कराता है। ओके, इसमें ये बात लिखी है। नेक्स्ट जो आपकी पॉइंट सी है ना, वो ये कह रहा है, एनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस any certification privilege based upon an AME license become invalid as soon as aircraft maintenance license is invalid। कह रहा है कि जो भी सर्टिफिकेशन प्रिविलेज जो आपकी होती है या फिर जिस अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग पे हो वो इनवैलिड हो जाता है, जो कि सही है। जैसे आपका लाइसेंस इनवैलिड हुआ तो वो सारी सर्टिफिकेशन प्रिविलेज भी आपके इनवैलिड हो जाते हैं जब तक कि वो आपका लाइसेंस इशू ना हो, अगर या फिर रेनुअल ना हो। अगर आपका लाइसेंस रेनुअल होगा तो फिर से वो सर्टिफिकेशन या फिर जो आपकी प्रिविलेज है, जो आपका अधिकार है, वो आपको फिर से मिल जाता है। ओके, और जब तक आपका लाइसेंस इनवैलिड रहेगा या फिर डीसीए से रिन्यूअल नहीं कराएंगे तब तक आप अपने प्रिविलेज को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, यस सर। ओके, देन जो पॉइंट डी है वो देख लीजिए, द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस इज ओनली वैलिड व्हेन इशूड और चेंज्ड बाय डीसीए व्हेन द होल्डर हैज साइन द डॉक्यूमेंट। कह रहा है ये तभी वैलिड या फिर वैलिड होता है जब डीसीए इशू करे या फिर डीसीए चेंज करे, और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो भी होल्डर है ना उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उस पर साइंड होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे, तभी ये इशू चेंज होगा या फिर इशू होगा। ओके, नेक्स्ट जो है ना वो देख लेते हैं, वो इंडोर्समेंट पे है। जो भी स्पेसिफिक टाइप रेटिंग है या फिर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है जिस पे आपको रेटिंग चाहिए, रेटिंग मतलब ये होता है कि उस पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए या फिर उस पर लाइसेंस चाहिए, उसे हम रेटिंग कहते हैं। जैसे कि आप ट्रेनिंग फाइनल कर लेते हैं, आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपके B1 B2 B3 एंड ए कैटेगरी की लाइसेंस में, इनमें जो भी रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट को अगर किसी अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट पे एक्सरसाइज हो जाता है आपका, तो आपका वही डीसीए का क्या होता है, इंटरव्यू होता है एंड आपको ये रेटिंग मिल जाती है। आपके लाइसेंस जब इशू होता है तो वो रेटिंग लिखी जाती है। सो ये जो आपका 6.4.5 है उसमें बताया गया है इंडोर्समेंट विद एयरक्राफ्ट रेटिंग्स। तो अब फर्स्ट टाइम जब हमने आपको CAR ये स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बताया थे कि ये जो तीनों कैटेगरी है ना, B1 B2 एंड टाइप C, इसके इनकी रेटिंग किस में होती हैं, तो आपको ग्रुप में दिए हुए हैं 3 एयरक्राफ्ट, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। मैं आपको थोड़ा सा बैक करके फिर से दिखा देता हूँ वो सारी चीज़ें कहाँ पर हैं। फर्स्ट में आपको मिलेंगे आप यहाँ देखिए,
आपको ये दिख रहा होगा ग्रुप फर्स्ट में कौन से एयरप्लेन आता है, कम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। एंड ग्रुप सेकेंड में अदर देन ग्रुप फर्स्ट, इसमें सब कैटेगरीज भी है, सिंगल टर्बो प्रोपेलर इंजन एरोप्लेन का, या फिर सिंगल टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर का, या फिर सिंगल पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर का। एंड ग्रुप जो थर्ड है उसमें ओनली पिस्टन इंजन है, पिस्टन इंजन एरोप्लेन अदर देन ग्रुप फर्स्ट। सो ये आपके 3 ग्रुप हैं एयरक्राफ्ट की, जो इसको कैटेगराइज किया गया, एक तरह से क्लासिफाइड है, एयरक्राफ्ट की कैटेगरी है इसमें। तो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड या ग्रुप थर्ड में ही आपको लाइसेंसिंग होती है। सो हम आपको अब लाइसेंसिंग पे चलते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लाइसेंसिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर कैटेगरी B1, B2 एंड C द रेलिवेंट एयरक्राफ्ट रेटिंग आर फॉलोइंग। फर्स्ट ग्रुप में अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग, सेकेंड ग्रुप में वही लाइनें सारी हैं, अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग, मैन्युफैक्चर सब ग्रुप रेटिंग और फुल सब ग्रुप रेटिंग। थर्ड में है ग्रुप 3 रेटिंग, ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट एंड अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग और फुल ग्रुप रेटिंग। तो ये तीनों ग्रुप हैं जिनमें कह रहा है कि B1, B2 एंड जो C है, टाइप C है, इसकी रेटिंग इन तीनों कैटेगरी में मिलती है, तीनों ग्रुप में, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, या फिर आपकी जो कहते हैं कि एक बार रेटिंग के लिए, या फिर जो हम कहते हैं टाइप ट्रेनिंग जो आपकी होती है, तो जिस भी ग्रुप में आप टाइप ट्रेनिंग लेते हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको, या फिर उस ग्रुप के सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वो लाइसेंस मिलती है। अगर आप जैसे कि ग्रुप 2 में, उसमें आपने देखा था प्रीवियस जो भी हमने दिखाया कि उसमें 3 सब कैटेगरी थी, 2A, 2B एंड 2C। तो ये जो तीनों सब कैटेगरी है ना, अगर आप तीनों में लाइसेंसिंग क्या कहते हैं कि अगर आप टाइप ट्रेनिंग कवर कर लेते हैं इन तीनों में, तो आपको तीनों में लाइसेंसिंग होगी। मतलब कि वही कह रहा है कि ये पूरे फुल ग्रुप में लाइसेंसिंग हो गई। ये 2A के फुल ग्रुप में, यहाँ पे देखिए फुल सब ग्रुप रेटिंग, मतलब कि अगर आप इन तीनों में अगर ट्रेनिंग फाइनल करते हैं तो इन तीनों में रेटिंग होगी। अदरवाइज अगर 2A में करते हैं तो बस उसी के होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रुप सेकंड का सब कैटेगरी में होगा। ये सब कैटेगरीज हैं इनके। तो अगर आप तीनों में करते हैं ट्रेनिंग को, टाइप ट्रेनिंग आपकी फाइनल होती है, तो आपको तीनों मिलती है, मतलब कि फुल ग्रुप रेटिंग आपकी मिलती है। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ऐसे ही ग्रुप थर्ड में इन लोगों ने ये लिखा है, द एप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग और फुल ग्रुप रेटिंग। इसमें क्या लिखा है, द फॉर कैटेगरी B3 द रेलिवेंट रेटिंग इज पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एयरप्लेन ऑफ 2000 kg MTOM एंड विलो। कह रहा है कि जो कैटेगरी B3 है, इसमें जो ग्रुप 3 है उसमें जो रेटिंग मिलती है उन एयरक्राफ्ट में मिलती है जो कैटेगरी, इनमें जो मतलब एक तरह से ये कह रहा है, जो ग्रुप 3 है ना उसमें जो रेटिंग मिलती है उसने बता दिया कि कौन से हैं। फुल में ग्रुप रेटिंग मिल सकती है, या फिर ये कह रहा है कि सब ग्रुप में भी इसकी रेटिंग मिलेगी। वैसे इसमें लिखा है ये कि अगर कैटेगरी B3 जो भी आपका लाइसेंस मिलता है वो किस पे मिलता है, वो एक तरह से नॉन प्रेशराइज्ड इंजन के लिए होता है। B3 जो कैटेगरी B3 होता है लाइसेंसिंग का। ओके, तो ये इसमें बताया कि कैटेगरी B3 होता है वो नॉन प्रेशराइज्ड एयरप्लेन या फिर पिस्टन इंजन के लिए होता है, जो कि 2000 kg MTOM होना चाहिए या फिर उससे बिलो होना चाहिए। तो अगर आप B3 में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको ग्रुप 3 के अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलेगा। जो ग्रुप 3 के अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलेगा वो B3 में आपको मिलेगा। ओके, एंड कह रहा है ये कि जो कैटेगरी A होती है उसके लिए रेटिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब कि इसमें कोई ये इंडोर्समेंट नहीं होती है एक तरह से कि आप किस एरोप्लेन पे हैं, बिकॉज ऑफ ये बहुत एक स्मॉल कैटेगरी है। तो इसमें ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है रेटिंग होना ना होना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये CR 145 में इसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें आपको रेफरेंस दिया है कि पैराग्राफ 145A 35 और CR 145 में आपको इसे अच्छे से समझेंगे कैटेगरी A के लिए कि इसकी रेटिंग की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप B3 में लेते हैं तो आपको रेटिंग की रिक्वायरमेंट्स है, B1 में लेते हैं तब भी रेटिंग मिलेगी आपको, B2 में होता है तो भी रेटिंग मिलेगी, 80 में होता है तब भी आपको रेटिंग मिलेगी। बट कैटेगरी A के लिए नो रेटिंग रिक्वायरमेंट। तो आपने कई इंजीनियर्स को देखा होगा जिनके पास कैटे में लाइसेंस होता है बट उनके पास रिक्वायरमेंट उसमें या फिर इंडोर्समेंट में कुछ नहीं होता है। ओके,
एक तरह से समझ ली वो बेसिक सा है, क्योंकि स्मॉल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए होता है, तो इसमें रेटिंग के रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ग्रुप रेटिंग एक बार फिर से समझा देंगे? ग्रुप रेटिंग क्या है ना कि ग्रुप 1 2 3 ये टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है। ओके, इस जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 है, इस ग्रुप में कौन कौन से एरोप्लेन आते हैं, जैसे कि इसमें ये बताया कि ग्रुप फर्स्ट में कम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट आते हैं। हाँ, जैसे कि 2 टर्बाइन इंजन हो, वेट ज़्यादा हो 2000 kg या 2500 kg से ज़्यादा वेट हो उनका MTM, तो ऐसे एरोप्लेन एयरक्राफ्ट ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। ओके, ग्रुप सेकंड में कह रहा है अदर देन कम्प्लेक्स जो होते हैं वो आते हैं। ग्रुप थर्ड में यही जो आपका नॉन प्रेशराइज्ड पिस्टन इंजन्स हैं वो ग्रुप थर्ड में आते हैं। ओके, तो कह रहा है कि जो आपकी लाइसेंसिंग होती है इन्हीं एरोप्लेन पे होती है। जैसे कि ये डिपेंड करता है ना कि आप बड़े एरोप्लेन पे लाइसेंस ले रहे हो कि छोटे एरोप्लेन पे लाइसेंस ले रहे हो, तो वो कौन से ग्रुप का एयरक्राफ्ट है जिस पे आप लाइसेंस ले रहे हो। तो उन एयरक्राफ्ट को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जो मैंने आपको दिखाया है अभी कि फर्स्ट आपका फर्स्ट के सेकेंड पेज पे आपको मिल जाएगा। ओके, जब ये CAR स्टार्ट हुई है उसमें आपको फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से इन ग्रुप के बारे में फिर से आगे देख सकते हैं। ओके ओके सर। या पॉइंट भी देख लीजिए, द इंडोर्समेंट ऑफ एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ रेलिवेंट कैटेगरी B1 B2 एंड टाइप C एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग। कह रहा है कि जो भी इंडोर्समेंट है जिस पे आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए टाइप रेटिंग जिस एयरक्राफ्ट पे आप चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन होना चाहिए। एक तरह से आपकी जो ट्रेनिंग है, टाइप ट्रेनिंग होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको B1 में चाहिए तो उसके लिए B1 के अकॉर्डिंग टाइप ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, B2 में चाहिए तो B2 के अकॉर्डिंग आपकी टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, C में चाहिए तो C के अकॉर्डिंग आपकी जो भी टाइप ट्रेनिंग है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए, देन आपको ये एंडोर्समेंट मिलेगा। ओके, पॉइंट C कह रहा है कि इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉइंट बी के लिए थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। एडिशन रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, इंडोर्समेंट ऑफ फर्स्ट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग विद इन गिवन कैटेगरीज सब कैटेगरीज रिक्वायर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग एज डिस्क्राइब्ड एज अपेंडिक्स 3 टू CAR 66। कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम में आपको एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग होती है तो किसी कैटेगरी में या फिर सब कैटेगरी में, तो आपको कुछ कंप्लीशन कोर्स होते हैं या फिर एक तरह से जो ट्रेनिंग होती है उसे फॉलो करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जैसे ये कह रहा है ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो अपेंडिक्स 3 टू CAR अपेंडिक्स 3 में वो दी गई है कि किस ग्रुप में के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए आपको इंडोर्समेंट के लिए। ओके, अगर मान लीजिए B1 में है तो कितना ट्रेनिंग चाहिए इंडोर्समेंट के लिए, अब B2 में है तो कितना चाहिए ट्रेनिंग आपको लाइसेंसिंग या फिर इंडोर्समेंट के लिए, और C में अगर है तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए या फिर एक्स्ट्रा जो एक तरह से हम कह रहे हैं एक्सपीरियंस चाहिए, वो क्या है आपका। ओके, तो ये आप अपेंडिक्स 3 में आप इसे देख सकते हैं। ओके, मैं अपेंडिक्स 3 आपको दिखाऊं। हेलो, यस सर। ओके, देन एक बार हम चेक कर लेते हैं अपेंडिक्स 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए ये आपका अपेंडिक्स, ये तो आपका अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 3 ये देखिए ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन। तो आपको पता होगा कि जो भी टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो टाइप ट्रेनिंग देगी वो 147 टाइप ट्रेनिंग से अप्रूव होती है। ओके, और जो आप स्टडी कर रहे हो वो 147 बेसिक ट्रेनिंग है, तो 147 टाइप ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अप्रूव होती है। इसमें ये ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात बोली हुई है, और इसमें लिख रहा है कि एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग सेल कंसिस्ट ऑफ थियोरेटिकल ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशंस। कह रहा है अगर आपको टाइप ट्रेनिंग चाहिए, हाँ, तो कुछ थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी होती है और एग्जामिनेशंस भी होते हैं आपके यहाँ पे। जब भी आपकी लाइसेंसिंग चाहिए होता है तो जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है जिसे हम टाइप ट्रेनिंग कहते हैं, तो उसमें कह रहा है कि थियोरेटिकल ट्रेनिंग है एंड एग्जामिनेशंस भी है। एस्पेक्ट फॉर कैटेगरी C रेटिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट।
जो कैटेगरी सी है वो कह रहा है कि उसके लिए आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है थियोरेटिकल ट्रेनिंग या फिर एग्जामिनेशन की, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या ये बोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक जब आप कैटेगरी सी में लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास ऐसे ही B1 B2 B3 में लाइसेंसिंग होती है, B1 B2 B1.3 या फिर B1 B2 एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें लाइसेंसिंग होती है, तभी आपको सी में लाइसेंसिंग मिलती है। तो आई थिंक इसलिए इन लोगों ने ये कह दिया होगा कि अब थियोरेटिकल ट्रेनिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, इसलिए इन लोगों ने शायद हटा दिया होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस होता है और आप ऐसे ऑलरेडी क्या है एक्सपीरियंस पर्सन है। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट टाइम लाइसेंसिंग के लिए है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में तो ना आपके पास उतना एक्सपीरियंस है और ना ही उनको पता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं। एक तरह से इसलिए इन लोगों ने ऐसा रूल बनाया है कि जो फर्स्ट टाइम आपकी लाइसेंसिंग है या फिर टाइप ट्रेनिंग होने वाली है वो थियोरेटिकल ट्रेनिंग पे बेस है और एग्जामिनेशन पे बेस है। ओके, हम लोग देख लेते हैं थियोरेटिकल ट्रेनिंग में क्या ये कह रहा है। शैल बी कंडक्टेड बाय मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड CR 147 के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि DGCA से हो, अप्रूव्ड होगा। ये तो सबको पता है कि हर एक चीज़ DGCA से अप्रूव्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बी ये कह रहा है कि शैल कंप्लाई एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द डिफरेंस ट्रेनिंग डिस्क्राइब इन पॉइंट सी विद, पॉइंट जो सी है इसमें उसको छोड़ करके ये कुछ यहाँ पे बात कह रहा है, द रेलिवेंट एलिमेंट डिफाइंड इन मैंडेटरी पार्ट ऑफ ऑपरेशन सब्सटेबिलिटी डेटा एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डिंग विद CR 66 स्टैंडर्ड प्रेस डिस्क्राइब्ड इन 3.1। कह रहा है कुछ एलिमेंट है, रेलिवेंट एलिमेंट है जिनका डेफिनेशंस रिक्वायरमेंट होता है या फिर जो डेटा आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है एक तरह से थियोरेटिकल ट्रेनिंग के लिए, वो डिस्क्राइब किया है 3.1 में अपेंडिक्स में, इसी अपेंडिक्स के 3.1 में आपको डिफाइन किया है, ये बोल रहा है। नेक्स्ट जो आपको कह रहा है कि द टाइप ट्रेनिंग एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड जो भी है, टाइप ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो पॉइंट 4.1 के इस अपेंडिक्स में डिफाइन है कि किस तरह से वो टाइप ट्रेनिंग आपका होगा। थर्ड क्या है, रिजर्व है, मतलब कि यहाँ पे कोई अपडेट आ सकती है, कोई इशू आ सकता है यहाँ पे एक तरह से, तो वो रिजर्व है एक तरह से। पॉइंट 4 कह रहा है कि शैल हैव बीन स्टार्टेड completed within 3 years preceding the application for type training endorsement। कह रहा है कि जो भी आप एप्लीकेशन टाइप ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं उसके कह रहा है कि ये 3 years प्रीसीडिंग में क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाना चाहिए, या स्टार्टेड हो भी हो और कंप्लीट भी हो जाए, जब तक कि आप एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन टाइप ट्रेनिंग के लिए जब करते हो तो उसके आफ्टर 3 years, मतलब कि उससे नेक्स्ट जो भी 3 years होते हैं उसमें आपकी ये टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, 3 years में आपका स्टार्ट एंड कंप्लीशन दोनों हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो ये आपको ये लाइन्स आपको समझ में आई है जो मैंने कैटेगरी जो पॉइंट ए में हमने बताई हैं सबको। थोड़ा सा इसमें रेटिंग एंड टाइप की ज़्यादा बातें की जाती है, सो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको एक बार में ये सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, मैं आपको अगेन ये बात बोलता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो आपका टाइप ट्रेनिंग है उसमें ये बोल रहा है कि आपको थियोरेटिकल एंड एग्जामिनेशन होगा, 2 कह रहा है, लेकिन कह रहा है कैटेगरी सी के लिए ऐसा कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर कैटेगरी सी जो है उसके लिए कह रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर असेसमेंट कुछ अलग है, कुछ अलग इसके रूल्स हैं, इसके लिए थियोरेटिकल या फिर एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहा है। थियोरेटिकल में ये बोल रहा है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके थियोरेटिकल एग्जामिनेशन लेगा वो एक तरह से मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, 147 से अप्रूव्ड होना चाहिए, 147 टाइप ट्रेनिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, वो CRM भी हो सकता है, CR 145 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसके CR 147 अप्रूव्ड है तो वो आपका ले सकता है, आपका ये टाइप ट्रेनिंग कंप्लीशन करवा सकता है। पॉइंट बी में ये कह रहा है कि जो भी आपका रिलेवेंट एलिमेंट जो डिफाइन करना है आपको स्टडी करवाना है, जो हम कह रहे थे थियोरेटिकल जो आपकी ट्रेनिंग है वो इसी CR 66 के या फिर इसी अपेंडिक्स के 3.1 में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में आपको थियोरेटिकल ट्रेनिंग चाहिए।
ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड होगा वो 4.1 के इसी अपेंडिक्स में बताया गया है 4.1 में। ओके, थर्ड जो हमने बताया कि रिजर्व है, मतलब कि यहाँ पे कोई नई रूल रेगुलेशन इसका आ सकता है यहाँ पे। 4 क्या है, shall have been started and completion within 3 years preceding the application for a type training endorsement या फिर टाइप रेटिंग टाइप ट्रेनिंग एंडोर्समेंट। कह रहा है कि जब भी आप ये एप्लीकेशन क्या करते हैं, फिल करते हैं या फिर, तो उस एप्लीकेशन को फिल करने के आफ्टर 3 इयर्स, मतलब विद इन 3 इयर्स हम कह सकते हैं, आपका क्या हो जाना चाहिए एक तरह से, ये आपका जो टाइप ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इसलिए लिखा है कि 3 इयर्स में आपकी टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, ये बातें आपको लिखी गई है। आप सबको इतनी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ओके, देन पॉइंट को भी देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है या फिर जो आपके असेसमेंट्स होते हैं वो उसके लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। क्या है देखते हैं। shall be conducted by maintenance training organization approved in accordance with CR 147 when conducted by other organization is directly approved by the DGCA। कह रहा है कि जो भी आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी या फिर असेसमेंट होगा उसके लिए रिक्वायरमेंट में फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अप्रूव्ड होगा CAR 147 टाइप ट्रेनिंग। एंड अगर वो अप्रूव्ड इससे नहीं है, अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डायरेक्टली अप्रूव्ड होना चाहिए DGCA से। ये एक लाइन बता रहा है। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये कह रहा है शैल कंप्लाई एस्पेक्ट एज परमिटेड बाय डिफरेंस ट्रेनिंग डिस्क्राइब इन पॉइंट C विथ कुछ पॉइंट है। कह रहा है कि यहाँ पे उन कंप्लाइमेंट्स को यहाँ पे ला रहा है और सेकेंड में इस जो पॉइंट B का सेकेंड है इसमें उनको छोड़ करके, जो पॉइंट C में अभी नेक्स्ट हम पॉइंट C देंगे, उनको छोड़ करके यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ये कह रहा है जो कंप्लाई करना होगा। इनको क्या करना होगा, द रेलिवेंट एलिमेंट डिफाइंड इन मैंडेटरी अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सुटेबिलिटी डेटा एस्टेब्लिश्ड और स्टैंडर्ड डिस्क्राइब इन 3.2 ऑफ दिस अपेंडिक्स। कह रहा है कि जो भी आपका एलिमेंट्स या फिर जिसके बारे में आपकी ये प्रैक्टिकल असेसमेंट या फिर जो ट्रेनिंग हो रही है वो इसी CAR के इसी अपेंडिक्स के 3.2 में आपको गिवन है। ओके, और जो आपका टाइप ट्रेनिंग है ना असेसमेंट, जो टाइप ट्रेनिंग असेसमेंट होगी वो क्या है, वो 4.2 मतलब इसी अपेंडिक्स के 4.2 में गिवन है। तो ये एक दो तरह के रिक्वायरमेंट है। ये जो फर्स्ट वाला, अब थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो बार बार दोनों लाइन सेम टू सेम एबव ऊपर की तरह ही लिखी गई है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉग्नाइज करा देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे जो थी ना रिक्वायरमेंट, ये जो है ना ये थियोरेटिकल ट्रेनिंग इन एग्जामिनेशंस के लिए है। ओके, और जो ये B वाली पॉइंट है ना ये प्रैक्टिकल असेसमेंट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ओके, आपकी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको लाइसेंसिंग चाहिए तो आपको थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है और एग्जामिनेशन होती है, बट आपको जब कैटेगरी C में चाहिए होता है तो आपका ये बोल रहा है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और एक असेसमेंट होती है। तो ये एक तरह से कैटेगरी C की बात कर रहा होगा। ओके, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, शैल इंक्लूड अ रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज रिलेवेंट टू एयरक्राफ्ट टाइप। एंड पॉइंट 4 देख लीजिए आप, इसमें क्या कह रहा है, शैल इंक्लूड डिमॉन्स्ट्रेटिंग यूजिंग इक्विपमेंट कंपोनेंट सिमुलेटर्स और अदर ट्रेनिंग डिवाइस और एयरक्राफ्ट। तो इसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट ये कह रहा है कि कुछ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मेंटेनेंस वर्क हो रहे हैं उनके क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ स्टडी के बारे में ये बात कर रहा है। जो भी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है या फिर असेसमेंट हो रही है उनके बेस पे ये बोल रहा है। एंड जो 4 पॉइंट है वो कह रहा है कि कुछ इक्विपमेंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, उससे डिमॉन्स्ट्रेट मतलब उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि उसे यूज कैसे करना है। जैसे कि इसमें कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स, सिमुलेटर्स या फिर अदर देन ट्रेनिंग डिवाइस और एयरक्राफ्ट, मतलब कुछ ये इनके अलावा कोई एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी ट्रेनिंग हो या फिर कुछ अलग से ट्रेनिंग डिवाइस हो,
उसके बारे में ये कह रहा है कि आपका ट्रेनिंग उससे आपसे ये ले सकते हैं, एक तरह से इंक्लूड कर सकते हैं ये सब। ओके, ये सारे पॉइंट्स हैं। मैं आपको मैं एक बार ये सेशन क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज अभी ये क्लोज हो जाएगा। ओके, फिर से हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग जस्ट आफ्टर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक? ओके या को हेलो, यस सर, आ रही है। ओके, देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पॉइंट 4 देखिए, पॉइंट 4 में ये कह रहा है कि द सेल हैव बीन स्टार्टेड एंड completed within 3 years preceding the application for टाइप रेटिंग इंडोर्समेंट। कह रहा है कि इसमें भी वही लाइन है कि आपका ये जो प्रैक्टिकल असेसमेंट है या फिर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये भी आपका विद इन या फिर कंप्लीसन पूरे इट टेक 3 years, ये 3 साल तक ले सकता है ये पूरा कराने में, या फिर विद इन 3 years के अंदर भी ये अगर आप कंप्लीट करा लेते हैं तो अच्छा है। बट ये कह रहा है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको ये टाइम एक तरह से दे दिया है कि 3 years में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए जब आप इसे एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन को सेंड करते हैं उससे। ओके, सो ये कह रहा है कि प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन फॉर टाइप रेटिंग इंडोर्समेंट, जबकि जो आप एप्लीकेशन सेंड करते हैं उससे कह रहा है कि 3 years में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए जब आप टाइप रेटिंग इंडोर्समेंट के लिए जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं एक तरह से। और आपके सारे मॉड्यूल क्लियर नहीं हुए हैं तो आपको अगेन क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है आपको मॉड्यूलर एग्ज़ाम के लिए। उसी तरह से ही इसमें भी होगा कि अगर 3 years में आपको कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको फिर से अगेन वही सारी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, आपको फिर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक तरह से DCA का ही रिक्वायरमेंट है। पॉइंट सी में हम बताएंगे डिफरेंसेस रेटिंग। डिफरेंसेस रेटिंग ये कुछ अलग है, इसमें देखते हैं इसमें क्या बात कर रहा है। डिफरेंसेस ट्रेनिंग है, मैं रेटिंग पढ़ रहा हूँ। डिफरेंसेस ट्रेनिंग है, इसमें पॉइंट 1 ये कह रहा है कि डिफरेंसेस ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इन ऑर्डर द कंप्लीट कवर द difference between two aircraft type rating of same manufacturer as determined by the DGCA। तो डिफरेंसेस ट्रेनिंग में ये है कि आप दो एयरक्राफ्ट जो कि एक ही मैन्युफैक्चरर से बनाई गई हैं उनके बीच में उनके जो टाइप है उनकी आपकी ट्रेनिंग एक तरह से ये कर रहा है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्या है, उनके बीच की ट्रेनिंग। जैसे कि हमने अब सोचेंगे ये कौन सी बात हो गई, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एयरबस 320 हो गया, तो इसका मॉडल ये भी आ सकता है एयरबस 320 का मॉडल, जैसे कि बोइंग 747 का कई मॉडल आते हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अगर बोइंग 747 के अगर मॉडल आते हैं 747 को मान लीजिए बोइंग 747-300 है, एक मान लीजिए बोइंग 747 क्या है, एक मान लीजिए बोइंग 747 क्या है 300, एक मान लीजिए बोइंग 747 है 200। तो ये क्या है, एयरक्राफ्ट तो एक ही है और मॉडल एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा बोइंग 747-200 में और बोइंग 747-300 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है इन एयरक्राफ्ट के बीच में, मान लीजिए आपका रेटिंग इस पे है इंडोर्समेंट बोइंग 747-300 पे आपका रेटिंग है आपका, और आप चाहते हैं कि बोइंग 747-200 पे भी आप काम कर सकें, तो कह रहा है तो आपकी डिफरेंस ट्रेनिंग होगी। क्योंकि क्या होता है कि बस इनमें क्या होता है ना, जब ये एक ही कैटेगरी के होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे इन्हें हम कह सकते हैं कि ये इसका सब कैटेगरीज है एक तरह से, थोड़ा सा इसमें चेंज है, वेरिएंट है, वेरिएंट वर्ड यूज़ करते हैं कि ये बोइंग 747 का ये वेरिएंट है, ये मॉडल ये वेरिएंट है, तो इनमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना। तो इसके वजह से जो डिफरेंस होगा बोइंग 747-200 में इसके बेस पे, तो उसी डिफरेंस पे आपको केवल इसमें ट्रेनिंग हो जाएगी बोइंग 747-200 में। ओके, तो इसलिए बोल रहा है कि ये एक डिफरेंशियल ट्रेनिंग होगी आपकी। ओके, आपको ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर।
ओके, एक बार और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि जैसे कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट ए है, एयरक्राफ्ट एक ए है, एयरक्राफ्ट बी है। तो बी वाला क्या है ना, इसमें इंजन में थोड़ा सा अलग से है, मॉडल है, इंजन का मॉडल अलग है और बाकी सेम एज है, सेम इक्वल टू है इसका पूरा मॉडल ए के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ए में लाइसेंसिंग है और बी में भी चाहिए तो आपकी कौन सी ट्रेनिंग होगी? बस उसी की ट्रेनिंग होगी ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपका डिफरेंस क्या है। ओके, तो उस डिफरेंस के बेस पे ही तो ट्रेनिंग होगी, क्योंकि अब पूरा फुल आपका बी कैटेगरी में अब ट्रेनिंग तो नहीं लगे, मतलब ये जो बी वाला जो एयरक्राफ्ट है इस पर फुल ट्रेनिंग तो नहीं लेंगे ना। आपका जो डिफरेंस है इसमें, जैसे कि हमने कहा मॉडल इंजन में ही बस चेंज है, बाकी तो सेम है, ए के अकॉर्डिंग ही है। सो आपको बस इंजन पे ही अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो वही ये कह रहा है कि वो एक डिफरेंशियल या फिर डिफरेंसेस ट्रेनिंग है। ओके, ये लाइन बोल रहा है। तो ये एक डिफरेंस ट्रेनिंग हो गई। आपने देखा होगा, अगर कई लोगों का लाइसेंस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मॉडल में क्या होता है कि कई एयरक्राफ्ट फर्स्ट उनके वेरिएंट होते हैं जिन पे उनकी रेटिंग मिल गई होती है बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही टाइम आवर में उनको वो रेटिंग मिल गई होती है। ओके, तो वो एक तरह से उन्हें डिफरेंस ट्रेनिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो मिल जाती है। पॉइंट बी देख लीजिए। हाँ, difference training has to be defined on case to case basis, taking into account requirement contained in appendix 3 in respect both theoretical and practical in main type rating training। कह रहा है कि जो डिफरेंस ट्रेनिंग है वो डिफाइंड है, अलग अलग केस में अलग अलग है एक तरह से, और ये रिक्वायरमेंट अपेंडिक्स मतलब इसी अपेंडिक्स 3 में दी गई है। बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ये दोनों जो भी रिक्वायरमेंट है एलिमेंट की, प्रैक्टिकल या फिर थियोरेटिकल एलिमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो दी गई है इसमें। डिफरेंशियल मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो डिफरेंस ट्रेनिंग है उनके बारे में ये रिक्वायरमेंट अगेन फिर से इसमें दिया होगा। जैसे कि पॉइंट हमने ए और बी में पढ़ा, प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, और थियोरेटिकल एंड एग्जामिनेशन के लिए जो भी पॉइंट पढ़ा तो उसमें भी वो पॉइंट बता रहा था कि अगेन इस पॉइंट में हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे ट्रेनिंग के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। उसी तरह इसमें भी ये लाइन बोल रहा है कि अगेन ये थियोरेटिकल और जो भी प्रैक्टिकल एलिमेंट की जो ट्रेनिंग है वो इसमें अगेन ये अपेंडिक्स 3 में दिया होगा। ओके, जो ये थर्ड है उसमें ये कह रहा है एयरक्राफ्ट टाइप rating shall only be endorsed on a license after difference training when applicant also complete with one of following condition। कह रहा है कि ये जो भी डिफरेंस ट्रेनिंग होगा और ये जो इंडोर्समेंट होगा लाइसेंस पे वो तभी होगा जब आपका डिफरेंस ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और 2 केस बताए हैं कि कब कब आपका ये जो इंडोर्समेंट होगा वो हो सकता है। हैविंग ऑलरेडी इंडोर्स्ड ऑन लाइसेंस ऑफ टाइप रेटिंग फ्रॉम विच द डिफरेंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड। जो भी डिफरेंस कह रहे हैं, जो भी डिफरेंस है और जिस पे आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, अगर पास ऑलरेडी क्या है लाइसेंस है, इंडोर्स है ऑलरेडी उस पर, इस केस में आपका ये होगा। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट अगर कैटेगरी ए का एरोप्लेन है और कैटेगरी बी का एरोप्लेन है, ओके, और ये दोनों में केवल इंजन में डिफरेंस है, ओके, और आपके पास ए में लाइसेंस है, देन आप बी में चाहते हैं तो आपका डिफरेंस ट्रेनिंग होगा कि क्या चेंजेस हैं, बस उस चेंजेस पे ट्रेनिंग होगा। और अगर बी में लाइसेंस आपका है ही नहीं देन आपको बी में तो टोटल ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना, आपको डिफरेंस ट्रेनिंग देन तो नहीं होगी ना। तो फर्स्ट वाला ये जो पॉइंट था ना वो यही बोल रहा था कि अगर पहले से इंडोर्स हैं आप में, जैसे कि हम कहा कि ए में इंडोर्स हैं तो कुछ ही डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंस है तो तभी आपका डिफरेंस ट्रेनिंग होगा। अदरवाइज आपके पास ए में है नहीं तो फिर बी में आपको क्यों ट्रेनिंग होगा? तो बी में तो आपको फिर डिफरेंस ट्रेनिंग तो होगा नहीं, आपको टोटल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कंप्लीशन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह से बात ये फर्स्ट वाला पॉइंट बता रहा है इसका। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकेंड वाला जो इसमें लाइन दिया गया, हैविंग कंप्लीटेड अ टाइप ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच डिफरेंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि तभी आपका ये इंडोर्समेंट होगा जब जिस एयरक्राफ्ट पे आपके पास पहले से ऑलरेडी कह रहा है टाइप ट्रेनिंग है, कंप्लीशन है, जिसके डिफरेंस में आप दूसरे एयरक्राफ्ट पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। मतलब कि वही दोनों लाइन एज अ सेम कह रहा है कि जैसे कि कैटेगरी ए में लाइसेंस है और बी में
कैटेगरी ए नहीं, कोई एयरक्राफ्ट ए है उस पर लाइसेंस है और बी में क्या है, आपको उस ट्रेनिंग चाहिए और थोड़ा सा चेंजेस है बी में, जबकि ये सेम है ए के। सो अगर ए की पूरी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल है आपकी, सो आप बी में आपका जब भी आप डिफरेंस ट्रेनिंग फाइनल करेंगे तो आपकी बी में इंडोर्समेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये 2 पॉइंट है जो कि नॉट वेरी डिफरेंट, एक तरह से वो सेम दोनों लाइन है। ओके, आपको इतनी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ओके, देन हम आगे बढ़ें। ओके सर। या तो देखिए, जैसे कि हम मॉड्यूलर एग्जामिनेशन में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, उसी तरह से टाइप रेटिंग जो भी होता है या फिर टाइप ट्रेनिंग होता है, इनके लिए भी आपका लेवल भी डिवाइडेड है, इनके लिए भी लेवल बताया गया है। जो देख सकते हैं ये भी 3 लेवल पे इसको भी डिफाइन किया गया है, डेप्थ ऑफ ट्रेनिंग एंड लेवल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इंटेंडेड टू अचीव। तो लेवल फर्स्ट में ये क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। अ ब्रीफ overview of airframe system power plant and outlined in the system description section of AMM aircraft maintenance manual instruction for continued airworthiness। मतलब इतना सारे जो पॉइंट ये बताया है एयरफ्रेम में, सिस्टम में, पावर प्लांट में, और जो भी आउटलाइन है किसमें, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में है, उनमें सारा उनका डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस। एयरवर्दीनेस को बनाए रखने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, उनका ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए। आपका लेवल फर्स्ट इसको डिफाइन कर रहा है। ओके, अब इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अपन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल, मतलब कि जैसे आप कोर्स कंप्लीशन हो जाता है तो आपके पास कौन कौन से नॉलेज रहने चाहिए लेवल 1 के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड ए सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ होल सब्जेक्ट एज जैसे लेवल 1 में हम लोगों ने मॉड्यूलर के लिए पढ़ा था, उसी की तरह ये भी लाइन कुछ लाइनें सेम मिलेंगे, अदरवाइज ये सारा अलग होगा। तो कह रहा है इसमें भी सिंपल डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो होल सब्जेक्ट का, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मशीन है, जो भी एयरफ्रेम सिस्टम है, उनके लिए कॉमन वर्ड्स का आप यूज़ कर सके, एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सके, टिपिकल टर्म भी यूज़ कर सके, आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशन को भी आप बता सके, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एयरफ्रेम के लिए। इट्स सिस्टम एंड पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट, एयरफ्रेम और सिस्टम के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी आप बता सकें। ओके, पॉइंट बी कह रहा है कि आइडेंटिफाई एयरक्राफ्ट मैनुअल, एयरक्राफ्ट मैनुअल्स के भी बारे में आप जानें, यानी कि कोई भी मैनुअल आप उठा के लेके आ गए काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि आपको मैनुअल को भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस सिस्टम के लिए कौन सा मैनुअल है, या फिर इंजन है तो इंजन मैनुअल चाहिए आपको, बाकी अगर लैंडिंग गियर है तो लैंडिंग गियर का मैनुअल होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ पार्ट्स के लिए अलग अलग मैनुअल होते हैं, पूरे एयरक्राफ्ट के लिए केवल एक मैनुअल नहीं होती है मेंटेनेंस मैनुअल, अलग अलग मैनुअल होती है अलग अलग पार्ट्स के। वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि कितने पार्ट में मैनुअल देती है। सो ये है। एंड ये कह रहा है मेंटेनेंस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस टू द एयरफ्रेम, मतलब कि जो भी मेंटेनेंस प्रोसीजर हैं वही मेंटेनेंस प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, वो एयरफ्रेम के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उनको आपके बारे में जानना चाहिए। इट्स सिस्टम एंड पावर प्लांट, वो सिस्टम और पावर प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस या होगा प्रोसीजर्स होंगे आपको उन्हें आइडेंटिफाई या फिर जानना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बेस में। पॉइंट सी ये कह रहा है डिफाइन द जनरल लेआउट ऑफ एयरफ्रेम एयरक्राफ्ट मेजर सिस्टम। जो भी एयरक्राफ्ट का सिस्टम है ना, उसका लेआउट समझते हैं, डिज़ाइनिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आप उसको जनरल मतलब कि सिंपल से आप उसे समझा सकें कि हाँ इस सिस्टम के बारे में, या फिर ये जो भी मशीन है या फिर एक तरह से इंजन है, इसका सिस्टम क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी है, मतलब वही लेआउट होता है एक तरह से। मतलब हर एक चीज़, ये कंपोनेंट कहाँ पे होगा, ये कंपोनेंट कहाँ पे होगा अटैच होगा, या फिर ये चीज़ कहाँ पे होगी, मतलब उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, उसके बारे में आपको डेफिनेशन हम नहीं कहेंगे, डिफाइन कह रहा है, मतलब कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एक तरह से। ओके, पॉइंट डी कह रहा है डिफाइन जनरल लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर प्लांट। जो पावर प्लांट है उसके बारे में भी आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसे डिफाइन कर सकें, हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, आइडेंटिफाई स्पेशल टूलिंग टेस्ट इक्विपमेंट यूज्ड विद एयरक्राफ्ट। और जो स्पेशल टूलिंग है, अब जो भी होगा स्पेशल टूलिंग के अकॉर्डिंग
वो और जो टेस्ट इक्विपमेंट है जो यूज़ होते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपका लेवल 1 डिफाइन करता है। इतनी सारी बातें हुई। हाँ, लेवल 2 में हम देख लेते हैं। लेवल 2 कह रहा है बेसिक सिस्टम ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल इंडिकेटर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग देयर लोकेशन, पर्पज, सर्विसिंग, माइनर ट्रबल शूटिंग, जनरल नॉलेज ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। कह रहा है कि लेवल 2 में क्या होना चाहिए, कंट्रोल सरफेस जो भी हैं तो उनके कंट्रोलिंग जो भी सिस्टम है उनके कंट्रोलिंग के बारे में, इंडिकेटर्स क्या हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो मुख्य कंपोनेंट है किसके बेस पे कह रहा है, जैसे कि लोकेशन उनका क्या है, पर्पज क्या है, उनकी सर्विसिंग कैसे होगी, उनकी माइनर अगर ट्रबल शूटिंग करना है तो ट्रबल शूट कैसे होगा। ये सारे जनरल नॉलेज या फिर ये सारी नॉलेज एंड जनरल नॉलेज होना चाहिए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी लेवल 2 में सब्जेक्ट ये बताई गई हैं इनके लिए प्रैक्टिकल थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे जो भी आपका नॉलेज है वो होना चाहिए लेवल 2 में। ओके, नेक्स्ट फिर से ये ऑब्जेक्टिव देगा कि आफ्टर अगर आप कंप्लीट कर देते हैं लेवल 2 की ट्रेनिंग, अगर आपकी लेवल 2 की ट्रेनिंग होती है तो कौन कौन से नॉलेज आपकी होनी चाहिए, किस किस बेस पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही सारी बातें हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव, in addition to information content in level 1 training and completion of level 2 training, student will be able to। अब देखिए लेवल 2 में क्या है कि लेवल 1 की तो पूरी रिक्वायरमेंट फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि हम क्या कहते हैं, लेवल 1 क्या होता है कि सबसे छोटा लेवल, एक तरह से हम कहते हैं स्मॉल है, इसमें ज़्यादा कवर नहीं होता है किसी भी सिस्टम डॉक्यूमेंट या फिर जैसा हम स्टडी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो हम कहते हैं लेवल क्या है 1 है एक तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लेवल 2 थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्टडी करना है, लेवल 3 डिटेल अंडरस्टैंडिंग होता है, और प्रैक्टिकल जो भी है उससे थियोरेटिकल प्रैक्टिकल वो सारी हमें आना चाहिए लेवल 3 में। तो उसी तरह से ये भी कह रहा है कि लेवल 2 में क्या है कि लेवल 1 का तो पूरा नॉलेज होना ही होना चाहिए, ऊपर से ये लेवल 2 को भी डिफाइन कर रहा है। अब देख लेते हैं लेवल 2 में क्या है। ओके, तो लेवल 2 क्या करेगा, वो लेवल फर्स्ट की तो सारे नॉलेज को इंक्लूड करेगा रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करेगा। ओके, ये बात आप समझ रहे हैं। हेलो, यस सर समझ रहे हैं। ओके, पॉइंट ए देख लीजिए क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड द थियोरेटिकल फंडामेंटल्स, अप्लाई नॉलेज इन अ प्रैक्टिकल मैनर यूजिंग डिटेल्ड प्रोसीजर। जो भी थियोरेटिकल आपका लिखा होगा, जो भी होगा आपका थियोरेटिकल फंडामेंटल्स में, तो रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं, और उसको अप्लाई कर सकें नॉलेज, जो भी आपका नॉलेज है उसके बेस पे प्रैक्टिकल मैनर में आपको उसका यूज़ कर सकें, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है थियोरेटिकल बेस पे उसका आप यूज़ कर सकें, जो आपने स्टडी किया है या फिर जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है उसके बेस पे, जो कि हमने लेवल 2 में देखा कि किस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए बोल रहा है कि हाँ वो जो नॉलेज है ना उसे आप अप्लाई करने आपको आना चाहिए। ओके, पॉइंट बी कह रहा है रिकॉल द सेफ्टी प्रिकॉशन टू ऑब्जर्व व्हेन वर्किंग ऑन और नियर एयरक्राफ्ट पावर प्लांट एंड सिस्टम। कह रहा है कि जैसे ही अगर कोई इशू या फिर कोई हजार्ड होता है और सेफ्टी प्रिकॉशन की नीड है तो आपको ये जस्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ इसके लिए हमें कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, करना है। ओके, पॉइंट सी कह रहा है डिस्क्राइब सिस्टम एयरक्राफ्ट हैंडलिंग पार्टिकुलरली एक्सेस पावर अवेलेबिलिटी सोर्सेस। कह रहा है कि जो एयरक्राफ्ट हैंडलिंग प्रोसीजर्स हैं उनको आपको आना चाहिए, सिस्टम को एंड पावर अवेलेबिलिटी उनके बारे में, जो पावर सोर्सेज है उनके बारे में, सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि डिस्क्राइब में इंक्लूड कर रहा है। पॉइंट डी जो कह रहा है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट कंपोनेंट्स। जो भी आपके मुख्य या फिर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनका लोकेशन क्या है, उनको आइडेंटिफिकेशन आपका होना चाहिए कि हाँ आप उसे पहचान कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये वो कंपोनेंट है और इसका ही लोकेशन यहाँ होगा। ओके, पॉइंट ई में कह रहा है एक्सप्लेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ईच मेजर सिस्टम इंक्लूडिंग टर्मिनोलॉजी एंड नोमेनक्लेचर्स। कह रहा है कि जो भी सिस्टम है, जो भी एयरफ्रेम है या फिर जो भी कंट्रोल है
कंट्रोल सिस्टम्स है, तो उसमें कह रहा है कि आप उसके जो फंक्शन है ना, जो वर्क है, वो काम किस तरह से कर रहा है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, या मतलब कि आप उसे एक्सप्लेन कर सकें, उसे आप बता सकें कि ये इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ऐसा ये काम करता है। और टर्मिनोलॉजी को, मतलब टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि जो उसके लिए पार्टिकुलर वर्ड होता है ना, क्योंकि हर एक सिस्टम कंपोनेंट के लिए, उसके वर्किंग के लिए एक अलग अलग वर्ड होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि टेक्निकल वर्ड, वो टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए, उसके नोमेनक्लेचर्स आने चाहिए। ओके, अलग अलग पार्ट्स के नोमेनक्लेचर, मतलब उसके डिफरेंस, उसके नाम जो भी हैं, जो नोमेनक्लेचर करी गई है, लेवलिंग एक तरह से जैसे आप कहते हैं, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आप उसे लेवल करते हैं, मतलब कि उसकी अलग अलग नेम करते हैं, नोमेनक्लेचर एक तरह से। वही ये कह रहा है कि उस कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए। एंड पॉइंट एफ कह रहा है परफॉर्म द प्रोसीजर फॉर सर्विसिंग एसोसिएटेड विद एयरक्राफ्ट फॉलोइंग सिस्टम: फ्यूल, पावर प्लांट, हाइड्रोलिक, लैंडिंग गियर, वाटर वेस्ट सिस्टम एंड ऑक्सीजन। कह रहा इन सारी जो सिस्टम है, फ्यूल, पावर प्लांट, हाइड्रोलिक, लैंडिंग गियर, वेस्ट वाटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन, इनके बारे में हर सर्विसिंग जो भी है इनके बारे में आपको आना चाहिए। प्रोसीजर्स जो है, सर्विसिंग की प्रोसीजर्स है, उनकी आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, परफॉर्म करना चाहिए, मतलब आप परफॉर्म कर सकें एक तरह से इन पे। Demonstrate proficiency in use of crew report on board reporting system. Determine aircraft airworthiness per the MEL CDL। तो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट या फिर ये जो CDL है आपने पढ़ा होगा, तो ये जो भी हैं इनके बेस पे आपको जो प्रोफिशिएंसी, जैसे कि MEL में आप समझ पढ़ते हैं कि अगर MEL में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि अगर वर्किंग में नहीं है फिर भी हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, तो वो कह रहा है कि ये सारी नॉलेज, हाँ, जो हमारे एयरवर्दिनेस को अफेक्ट नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर जो MMEL देता है उसके बेस पे अकॉर्डिंग ऑनर या ऑपरेटर बनाता है, फिर अप्रूवल होता है इसका, आपने पढ़ा होगा सीरीज़ में। सो ये कह रहा है कि उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस किस तरह से ये है, एयरवर्दिनेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ज़रूरत है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग विद MEL या फिर CDL। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका एच है, डिमॉन्स्ट्रेट द यूज, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनिंग एयरवर्दिनेस, मेंटेनेंस मैनुअल, ILS पार्ट्स कैटलॉग एटसेट्रा। तो ये सारे मेंटेनेंस एक तरह से मैनुअल हैं, मेंटेनेंस मैनुअल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मैनुअल हैं, जैसे कि कंटेनिंग एयरवर्दिनेस की जो मैनुअल हो, मेंटेनेंस एक मैनुअल है, और ILS पार्ट कैटलॉग, ये जो भी सारी चीज़ें बता रहा है, या फिर एटसेट्रा, जो भी एक तरह से कह सकते हैं, जितने भी मैनुअल हैं उनका एक तरह से नॉलेज होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इनके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, एक तरह से मैनुअल्स के बारे में। ओके, ये सारी पॉइंट्स आपके इसमें कवर कर रहा है लेवल 2 में। लेवल आई थिंक आज सर लेवल 2 तक ही रहने क्या कह रहे हैं, आज बस लेवल 2 तक ही रहने दीजिए सर। ओके ओके, देन हम लेवल 2 तक रहने देते हैं। एंड जैसे हम इसके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जैसे CR66 फाइनल हो जाएगा आपका, जब मैं आपको ये टोटल स्टडी करा दूंगा, देन मैं आपका वो जो जिसमें मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो मैं डॉक का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके ओके सर, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके देन बाय, थैंक यू सर। यू आर वेलकम।